हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे अनुच्छेद 11 जीव विज्ञान का नियंत्रण और समन्वय जो अपना टॉपिक है। तो इसमें जानेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें देखिएगा, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय ये आपका टॉपिक आज से रहेगा। इसमें देखो अपने पढ़ने वाले हैं तंत्रिकीय तंत्र है, मानव का तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, इन सभी के बारे में अपने आज पढ़ेंगे। और इसमें जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं रीट मेंस के अंदर, जो 2026 कौन है उसको लेकर अपने ये मुहिम चला रखी है। इसमें देखिए, मानव शरीर में बहुत से अंग व अंग तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि मानव शरीर जो है अंग और अंग तंत्रों से बना हुआ है, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ है, यानी कि अपने आप कार्य नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी तंत्र और तंत्रिकाएं होती है जो आपसे मिलकर समन्वय तैयार करके मानव शरीर का संचालन करती है। जैव स्थिरता बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है, एक दूसरे का सहारा। इसकी वजह से सारा का सारा शरीर होता है यानी कि संतुलन में रहता है और कार्य संचालन करते हैं। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरण जैसे जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भी बढ़ती है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ती है। यानी कि समन्वय का मतलब ये हो गया, जैसे हम अपने व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम करें, व्यायाम के माध्यम से क्या होता है, इस पेशियों की संचालन क्रिया बढ़ती है जिससे ऊर्जा खर्च होती है, और ऑक्सीजन की भी शरीर को आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, इनके श्वसन अंग जो है शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो एक दूसरे का समन्वय होता है। ऑक्सीजन आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर है, हृदय स्पंदन है, दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं क्या होती है, फुफ्फुस है, फेफड़े हैं, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वर्क एवं अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है, और हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करके इसमें सभी क्रियाएं एक साथ संचालन हो जाती है। यानी कि जब व्यायाम कर रहे हैं तो जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तेज तेज चलती है, श्वसन क्रिया तेज तेज चलती है। जब अपनी उसको बंद कर दिया, यानी कि व्यायाम करना बंद कर दिया, तो श्वसन भी नॉर्मल हो जाएगा, और हृदय है उसकी धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी, और श्वसन दर है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, समन्वय बना लेंगे। यानी कि अपनी जैसे श्वसन दर चल रही है उसी गति से अपनी क्या हो रही है, उस गति के अनुसार ही अपनी जो नाड़ियाँ हैं, यानी कि हार्ट की गति है, ठीक है, उसके अनुसार ही चल रही है, तो इसमें क्या होता है, एक समन्वय बैठ जाता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए, इसमें तंत्र के एवं ऐसी व्यवस्थित जाल गठित करते हैं जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ता रहता है। यानी कि तंत्रिका में क्या होती है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका जुड़ी होती है, यानी कि एक तंत्रिका से संदेश जो है, ठीक है, उद्दीपन है जो दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय समन्वय की क्रिया विधि, जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण है, आवेगों का स्नेप से संचरण का अध्ययन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए इसमें देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या है। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र जो है अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तंत्र कोशिका कहते हैं। तंत्र कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं तथा इन्हें संचरण करती है। ये क्या करती है, बहुत सी उद्दीपनों को पहचानती है और उन ग्रहण करती है और उनको क्या कर संचरण करने का कार्य करती है। इनकी पूरा पूरा हमारे शरीर का जाल है, बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिका होती है, वो तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से क्या करते हैं, उद्दीपन प्राप्त होती हैं, संदेश प्राप्त होती हैं, और वो संदेश मस्तिष्क तक
जाते हैं और उसके बदले में उसके क्या क्रियाविधि करनी है वो अपने समझाते हैं। अब देखिए, निम्न एकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका संगठन जो बहुत ही सरल प्रकार का होता है, जैसे हाइड्रा में एक तंत्रिका जाल के रूप में होता है, कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है और यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकाओं ऊतकों द्वारा बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में सबसे अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो याद रखना, तो कशेरुकी प्राणी हैं उसमें जो अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें, सबसे विकसित जो पाया जाता है। अब देखिए, मानव का तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करता है और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न अपने बनेंगे। मानव का तंत्रिका तंत्र है, यानी कि मानव का तंत्रिका तंत्र है दो भागों में विभाजित होता है। याद रखना, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और प्रेदीय तंत्रिका तंत्र है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, मस्तिष्क आ जाता है, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी आ जाती है और जहां सूचनाओं का साधन एवं नियंत्रण किया जाता है। यानी कि मस्तिष्क में सूचना मिलती है और मेरुरज्जु की सहायता से मस्तिष्क तक क्या होती है, सूचना पहुंचाई जाती है और वहां पर उनका सूचनाओं का साधन एवं नियंत्रण किया जाता है। मस्तिष्क एवं प्रेदीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। प्रेदीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी और अभिवाही। संवेदी और अभिवाही है, या फिर और दूसरी होती है चालक या प्रेरक या अपवाही होती है। संवेदी और चालक, और या इसको कह सकते संवेदी या अपवाही, या इसको कहते हैं चालक या प्रेरक या अपवाही कहते हैं। संवेदी या अपवाही तंत्रिका उद्दीपनों को ऊतकों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक अभिवाही जो है, यानी कि इसमें जो संवेदी है वो क्या करती है, संवेदी जो है तंत्रिका है वो क्या करेगी, उद्दीपनों को क्या करेगी, जो उद्दीपन प्राप्त होती है, संदेश जो प्राप्त होंगे ऊतकों से, ऊतकों में कहीं खराबी आ जाए या ऊतकों में कोई दबाव बढ़ रहा है, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, वो उद्दीपन जो प्राप्त करते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं, वो संदेश कहाँ जाएंगे, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वहां पर जाएगा। क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से हमारा मस्तिष्क होता है, वो सोच समझकर कोई निर्णय लेगा और उसके बदले में उस पर कार्रवाई करेगा। तथा चालक जो अभिवाही है तंत्रिका नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रेदीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। इसमें देखो, जो प्रेदीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र है और तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये हो गया दो भागों में डिवाइडेशन हो गया। तो प्रेदीय है, इसके दो भागों में विभाजित होते हैं, परंतु दो प्रकार की इसमें क्या है, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, संवेदी या चालक तंत्रिकाएं हैं। इसमें देखो, कायिक तंत्रिका तंत्र है उद्दीपनों को क्या करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। जो अपने को उद्दीपन प्राप्त होती है, कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करेगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो है, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भाग है, वहां से शरीर के अनैच्छिक भाग है, अनैच्छिक भाग जैसे हृदय की गति वगैरह है, ये क्या होती है, अनैच्छिक भाग है। इसमें अंगों व चिकनी जो पेशियों में जो हमारे रक्त चलता है, इसके अलावा शारीरिक अंदर की शरीर के अंदर जो क्रियाविधि हो रही है, पाचन की क्रिया है, हृदय धड़कन है, यकृत का कार्य है, एंजाइम का स्त्रावित करना, बहुत सारे, तो ये क्या करती है, वहां से अनैच्छिक क्रियाओं को चिकनी पेशियों पर पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, कायिक तंत्रिका तंत्र, जहां से उत्पन्न जो प्राप्त होते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुण्य दो भागों में अनुकंपी हो गया और प्रानुकंपी। याद रखना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें याद रखना जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो किसका भाग है, प्रेदीय का। और ये आगे दो भागों में और डिवाइडेशन होगी, अनुकंपी और प्रानुकंपी है में वर्गीकृत किया जाता है। और अंतरंग तंत्रिका तंत्र प्रेदीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु है, गुच्छिकाएं हैं, जालिका सम्मिलित है, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। ठीक है, केवल आपको यहां से इतना याद रखना है। तो प्रेदीय तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में, दो भाग कौन कौन से हैं, कायिक और स्वायत्त है। और आगे जाकर स्वायत्त के दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया, अनुकंपी और प्रानुकंपी। अगर यहाँ से अभी ये पूछ ले
कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र और परानुकंपी किसके भाग है, तो स्वायत्त के है, और स्वायत्त किसका भाग होगा, प्रीदीय तंत्र का तंत्र। ये इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए तंत्र कोशिका या न्यूरॉन है, उसकी तंत्र का तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका एक सूक्ष्म दृश्य संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कोशिका काय है, न्यूरॉन जो होगा कोशिका काय से मिलकर बना है। ध्रुवाक्ष, इसको डेंड्रोन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष, ये 3 भाग हैं, इनसे मिलकर ये 3 भाग कौन कौन से, कोशिका काय, ध्रुवाक्ष, तंत्रिकाक्ष। यह कोशिका काय को क्या कह दिया, साइटोस्केलेटन। ध्रुवाक्ष डेंड्राइन है और तंत्रिकाक्ष क्या हो गया, नर्व सेल हो गए। देखो इसमें भाग कौन कौन से, इसमें देखो ये भाग हो गए। ये है एक न्यूरॉन का भाग है। इसी प्रकार के हमारे पूरा का पूरा जो शरीर है बहुत सारी न्यूरॉनों से बना होता है। अब देखो इसमें ये हो गया कोशिकाकाय, ये भाग जो हो गया कोशिकाकाय हो गया, और ये तंत्रिकाक्ष हो गया। कोशिकाकाय साइटोस्केलेटन, ध्रुवाक्ष यानी कि डेंड्राइन भाग हो गया। ये इस प्रकार के प्रवर्त निकले होते हैं, ये क्या डेंड्राइन भाग है। ये सूचना को, उद्दीपनों को इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ से संचरण की क्रिया के माध्यम से आगे तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये क्या हो गया, ये पूरा पूरा भाग जो येलो कलर में, ये तंत्रिकाक्ष है यानी कि नर्व सेल है। और कोशिकाकाय यानी कि साइटोस्केलेटन है, ये केंद्र है। श्वान कोशिका इस पर पाई जाती है। माइलिन आवरण है या माइलिन की सीट अपनी पढ़ेंगे इसमें। रेनिमिनी के नोड है जो बीच में है, ये जो है बीच बीच में डब्बे से दिखाई दे रहे, ये है माइलिन के आवरण है। और 2 माइलिन आवरण को जोड़ने का कार्य कौन करता है, रेनिमिनी के नोड करते हैं। और तंत्रिकाक्ष का ये सिरा है, और यहाँ पर स्नेप्स कोशिका पाई जाती है। तो संदेश को क्या करते हैं, एक तंत्रिका से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य अपने पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार कार्य करते हैं। अब देखो इसमें 3 भाग हो गए। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य एवं प्रारूप कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल होते हैं। तो कोशिका काय होते हैं, इसमें क्या होते हैं, विशेष दानेदार संरचना होती है, उससे क्या कहते हैं, निसेल ग्रेन्यूल कहते हैं। देखो यहाँ से निसेल ग्रेन्यूल, ये है निसेन ग्रेन्यूल। ये देखो ये दानेदार जो है, इससे क्या करते हैं, ये पूरा पूरा भाग इसका कोशिका काय है। कोशिका काय में ये क्या पाए जाते हैं, निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो दानेदार है। देखो इसका कार्य क्या रहेगा, निसेल ग्रेन्यूल का। आगे देखो इसमें निसेल ग्रेन्यूल है। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, ध्रुवाक्ष कहलाते हैं, डेंड्राइन कहलाते हैं। डेंड्राइन क्या कहते हैं, जैसे एक तंत्रिका है, देखो यहाँ पर तंत्रिका के ये डेंड्राइन है, ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, ये क्या डेंड्राइन है, ध्रुवाक्ष है। डेंड्राइन या ये क्या है, ध्रुवाक्ष है। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। ये क्या करते हैं, उद्दीपन है, जो भी संदेश प्राप्त होती हैं उनको क्या करते हैं, उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजने का कार्य करते हैं। और एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दुरुस्त भाग साक्ष्य में, प्रत्येक साक्ष्य भाग अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना स्नैप्टिन नोब या जिसमें स्नैप्टिक पुटिकाएं कहते हैं। तंत्रिकाक्ष जो होते हैं, ठीक है, एक लंबी संरचना होती है। इसमें ये देखो ये हो गया तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष हो गया ये पूरा पूरा यहाँ से, और आगे के भाग यहाँ से, ये देखो इस प्रकार ये लड़ी नुमा निकल रही है। ये लड़ी नुमा जो निकली हुई ये क्या है, स्नैप्टिक पुटिकाएं हैं। स्नैप्टिक पुटिकाएं या स्नैप्स भाग है, ये स्नैप्स या स्नैप्ट पुटिकाएं हैं। स्नैप्ट पुटिकाएं हैं जिसमें रसायन होता है एक प्रकार का, कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पाई जाती हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूसरे स्नैप्स पर अथवा तंत्रिका कोशिका संधि पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करते हैं, एक रसायन है एक प्रकार का, जो संदेश प्राप्त होती हैं दूसरे तंत्रिका पेशी है संधि पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये धीरे धीरे ये उद्दीपन जो प्राप्त होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, और मस्तिष्क का उचित कार्रवाई करता है। तंत्रिकाक्ष तथा ध्रुवाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स जो है 3 समूह में बनते हैं, जैसे बहुध्रुवीय है, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या 2 से अधिक ध्रुवाक्ष। यहाँ से केवल याद रखने वाली बात यही है, निसेल ग्रेन्यूल है, ये याद रखना। कोशिका काय में एक विशेष दानेदार अंगक है, निसेल ग्रेन्यूल है।
ठीक है। एक ध्रुवाक्ष याद रखना, यानी कि डेंड्राइन जो भाग है कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें सेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, उद्दीपनों की कोशिका काय को भेजने का कार्य करते हैं। कौन है, डेंड्राइन है, ये याद रखना। और न्यूरोट्रांसमीटर एक यहाँ पर याद रखना जा सकता है कि न्यूरॉन में एक रसायन पाया जाता है, ठीक है, रसायन पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये आप इसमें याद रखना। देखिए इसमें 3 भाग होते हैं न्यूरॉन्स के, बहुध्रुवीय होते हैं, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या 2 से अधिक ध्रुवाक्ष युक्त हो। बहुध्रुवीय क्या होते हैं, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक ध्रुवाक्ष युक्त जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं। द्विध्रुवीय है तंत्रिकाक्ष एवं एक ध्रुवाक्ष जो दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। बहुध्रुवीय यानी कि जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बहुध्रुवीय, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स का जो भाग है बहुध्रुवीय है वो कहाँ पाया जाता है, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक ध्रुवाक्ष युक्त जो कहाँ पाए जाते हैं, प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स जो है। और द्विध्रुवीय जो है एक तंत्रिकाक्ष होते हैं, इसके अंदर एक ध्रुवाक्ष होते हैं, एक डेंड्राइन होता है जो कहाँ पाया जाता है, दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल से संबंधित आप याद रखना द्विध्रुवीय है, और प्रमस्तिष्क से याद रखना बहुध्रुवीय है, इतना याद रखना इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें तंत्रिकाक्ष जो है न्यूरॉन सेल है ये 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी और आच्छादहीन होती है। आच्छादी तंत्रिका क्या करती है, श्वान कोशिका से ढके रहते हैं, श्वान कोशिका से, ये देखो ये है, श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ये है, ठीक है, तंत्रिकाक्ष होते हैं ये 2 प्रकार की होती है। जो श्वान कोशिका से ढके होती है उसको क्या कहते हैं, आच्छादी तंत्रिका है। जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है, ये क्या करती है, इसके चारों ओर माइलिन के आवरण बनाती है। ये क्या होगी, माइलिन के आवरण होगी, माइलिन के आवरण बनाने के कार्य करती है। और माइलिन आवरणों के बीच में अंतराल पाया जाता है, जैसे ये अंतराल हो गया, ये अंतराल हो गया, इस अंतराल को क्या करते हैं, रेनिवियर के नोड कहते हैं। तो इसमें ये भाग केवल याद रखना कि रेनिवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन पर। माइलिन आवरण न्यूरॉन पर है, श्वान कोशिका है, ये भी न्यूरॉन का एक भाग है, ठीक है, ये भाग है। इसमें इसका कार्य क्या रहेगा, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण का बनाने का कार्य करती है श्वान कोशिका। तो माइलिन आवरण ये बनाने का कार्य कौन कर रही है, ये क्या कर रही है, श्वान कोशिका कर रही है। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के यानी कि तंत्रिका के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं, सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं, ठीक है, इसकी कुछ विशेषता हो गई। तंत्रिका अवयवों की उत्पत्ति एवं संचरण, यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, इसकी विशेषताओं के बारे में बता रखा है कि क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तंत्रिकाएं उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं कि यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है, विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल को संचालित करने के लिए देखो तंत्रिका झिल्ली पर पाई जाती है। ये आयन क्या करती है, पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन जो है आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन्स की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। तो आयन कौन कौन चलते हैं यहाँ पर, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इस प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका में पोटेशियम है तथा ऋणायन आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता करुणता बनती है। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, इनकी विशेषताओं के बारे में बता रखे हैं, ठीक है, अंगों के बारे में। इसको छोटे विराम तब है, में कुछ ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं बन रहा। केवल अगर याद रख सकते हो तो केवल ये याद रखना, यहाँ पर जो आयन है, आयन कौन कौन से चलते हैं, आयन 3 याद रखना यहाँ से, पोटेशियम है, सोडियम है और कौन सा हो गया, एक इसमें दे रखा है
कैल्शियम है। ठीक है, 3 जो दे रखे हैं। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम नहीं है, क्लोराइड है। क्लोराइड आंसर, ये इसमें यूज होती है, केवल इसमें ये नाम आप याद रखना। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, विशेषताओं के बारे में बता रहा है इसकी, इस प्रकार के संचरण होते हैं। ठीक है, इस विधि में जो उद्दीपन जो है संचरण, उद्दीपनों का संचरण किया जाता है। अब देखिए इसमें अवयवों का संचरण, तंत्रिका अवयवों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण है स्नेप्स क्रिया द्वारा होता है। ये याद रखना, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है, बहुत बार आया हुआ है कि तंत्रिकाओं का अवयवों का जो एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का संचरण किसके किसके द्वारा होता है? स्नेप्स क्रिया, उसके क्या कहेंगे? स्नेप्स क्रिया द्वारा होता है। एक स्नेप का निर्माण है पूर्व स्नेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च स्नेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जिससे कि स्नेप्टिक दरार या द्वारा विभक्त हो सकती है या नहीं भी। देखो स्नेप्स जो है दो प्रकार के होते हैं, विद्युत स्नेप्स है और रासायनिक स्नेप्स है। विद्युत स्नेप्स पर पूर्व और पश्च स्नेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह स्नेप्सिस से होता है। विद्युतीय स्नेप्सिस से आवेगों का संचरण एक तंत्रिका से आवेगों के संचरण के समान होता है। विद्युतीय स्नेप्सिस से आवेगों का संचरण रासायनिक स्नेप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युत स्नेप्सिस बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा जो होता है रासायनिक स्नेप्सिस की क्रिया होती है। यानी कि ये क्रिया जो बता रखी है यहाँ पर, ये क्या करती है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो अवयव होती है उनको पहचानने के कार्य बता रखे हैं। केवल आप मोस्टली याद रखना, स्नेप्सिस याद रखना, ये कार्य करते हैं। रासायनिक स्नेप्सिस पर पूर्व एवं पश्च स्नेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिससे क्या कहती है? स्नेप्टिक दरार कहती है। स्नेप्टिक दरार कहती है, जिसमें रासायनिक जो स्नेप्सिस है में क्या होती है? पूर्व और पश्च स्नेप्टिक क्या करती है? न्यूरॉन की झिल्लियां जो होती हैं द्रव से भरे हुए अवकाश द्वारा पृथक होती है, उसे क्या कह दिया? स्नेप्टिक दरार कह दिया। स्नेप्टिक दरार उसे कह दिया। अब देखिए किस प्रकार पूर्व स्नेप्टिक आवेग है सक्रिय विभव का संचरण स्नेप्टिक दरार में पश्च स्नेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं। स्नेप्टिक स्नेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूट्रो ट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। यहाँ से याद रखना, स्नेप्सिस है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? आवेगों का संचालन स्नेप्सिस की क्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर एक संचारी पाया जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर का याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। संचरण में एक रसायन होता है, इस रसायन का क्या नाम है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसकी सहायता से क्या होती है? तंत्रिका आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि एक रसायन है। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आस्तीय पुटिकाएं या तंत्रिकाक्ष संचारी तो तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यानी कि नर्व सेल तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़े होते हैं, जहां से इन सूचना को ग्रहण किया जाता है। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन क्या करते हैं? चैनल खुल जाते हैं और इसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न होता है और उत्पन्न नया विभव उत्पन्न नया विभव उत्तेजक व अवरोधक हो सकता है। यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर विशेषताओं के बारे में बता रखा है। केवल आप यहाँ से ये जो इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। देखो एक पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक पेज में, कई पेज में 2 या 3 पे मोस्टली प्रश्न बनते हैं, तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखना होगा। अपने जो क्वेश्चन आने हैं टोटल 30 प्रश्न आने, यानी कि एक एक चैप्टर से एक एक प्रश्न आना है। अब एक एक प्रश्न को देखिए पकड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा पूरा चीजों को अपने को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सजाए हुए एकदम से प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले, बहुत ही काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको ये प्रश्न मिल पाएंगे। क्योंकि पिछला जो पेपर हुए लगभग आपने अपने टॉपिक अगर बात करें
35 से 40 टॉपिक हो जाएंगे। एक एक टॉपिक को अगर अलग अलग करें तो 35 से 40 टॉपिक है। प्रश्न कितने आने हैं? 30 प्रश्न आने हैं। पिछली बारी 3 या 4 टॉपिक रह गए थे, जैसे प्रकाश वाला है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाला है, ये कुछ ऐसे टॉपिक थे, कुछ वहां से कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया था, ठीक है, रह भी गए थे। तो अपने को केवल जब पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा अगर लग रहा है कि यार ये तो प्रश्न भी नहीं मिल रहे पा रहे, तो आप ये मत सोचना है। तो आपको लगातार इन पुस्तकों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक चैप्टर से मोस्ट जो प्रश्न बनते हैं अपने 25 से 30 प्रश्न बनते हैं, और 25 से 30 प्रश्न में प्रश्न कौन सा आएगा ये अपने को पता नहीं है, परंतु ये जरूरी है कि अपने को कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ये अपन अगर देख लेते हैं तो अपना प्रश्न गलत नहीं होने वाला। अब देखिए तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क, देखो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अपने बनेंगे। मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या है? केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो है अपना सीपीयू जो कार्य करता है वो है मस्तिष्क है। ये आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। ये ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन प्रमुख अनैच्छिक अंगों के का, जैसे फेफड़े है, हृदय है, वृक्क है, यहाँ से अनैच्छिक की जाती है, इनका नियंत्रण वगैरह। तापमान नियंत्रण है। भूख व्यास के अंदर प्रश्न बनते हैं कि भूख व प्यास का केंद्र कौन सा है, तापमान नियंत्रण का केंद्र कौन सा है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं। और अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया है, याददाश्त है, कुशाग्रता है, और भावनाओं को, विचारों का भी तल जो है कौन सा है? हमारा मस्तिष्क है। अब देखिए मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है। खोपड़ी के भीतर क्या है? कपालीय मेनिजेंस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत क्या होती है? ड्यूरामेटर होती है। इसकी सबसे बाहरी परत क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं। ड्यूरामेटर है। बहुत पतली मध्य परत एरेक्नोइड और एक आंतरिक परत पायामेटर होती है। तो परतों को याद रखना, ड्यूरामेटर है, ये परत सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत होगी, और पायामेटर एक आंतरिक परत है, और आंतरिक परत एरेक्नोइड और मध्य परत, जो मध्य परत है वो एरेक्नोइड है, और आंतरिक जो परत होगी वो होगी पायामीटर। ये है पायामीटर है, याद रखना पायामीटर है। ये आपकी परत होगी एरेक्नोइड, एरेक्नोइड है। और बाहरी परत जो होगी इसको क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर परत है, ठीक है। 3 परतों से क्या होता है? मस्तिष्क बना होता है। ड्यूरामेटर है, एरेक्नोइड है, और पायामीटर है, याद रखना, 3 जो परत होती है। मस्तिष्क की 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है। अग्र मस्तिष्क है, पस्त है, और मध्य मस्तिष्क और पस्त मस्तिष्क है। 3 इसके भाग है, अग्र हो गया, मध्य हो गया, और पस्त मस्तिष्क हो गया। ये इसकी 3 परतें हैं, याद रखना, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामीटर है। अब देखिए मस्तिष्क किस प्रकार का होता है, अपनी डायग्राम एक देखते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा मस्तिष्क हो गया, ये भाग होगी अग्र मस्तिष्क की। इसमें भाग केवल याद रखना कि आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्र मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग है? परमस्तिष्क है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये होगी अग्र मस्तिष्क के भाग है। और मध्य मस्तिष्क में देखो कौन आता है? ये हो गया मध्य मस्तिष्क, ये भाग मध्य मस्तिष्क है। और पश्च मस्तिष्क में कौन सा है? अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा जिसको बोलते हैं अपने, ये किसके भाग है? पश्च मस्तिष्क है। तो अलग अलग इनको आप लिख सकते हो। आपसे पूछ ले कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, किस भाग है, तो पश्च मस्तिष्क का याद रखना। अनुमस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, और मेडुला ओब्लांगेटा ये भी क्या है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। और यहाँ पर स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु होती है, ठीक है। और ये कार्पस कैलमस है। तो परमस्तिष्क गोलार्ध है, परमस्तिष्क जो 2 गोलार्धों में बंटा होता है, इसको अलग करती है कौन सी? कार्पस कैलमस है। और परमस्तिष्क ये तरल नलिका वगैरह आती है, ठीक है, यहाँ के तरल परिवहन होते हैं। अब देखिए इसमें इनका कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य करते हैं वो अपने पढ़ने वाले हैं। अब देखियो अग्रमस्तिष्क, देखो यहाँ से आपको याद रखना होगा, अग्रमस्तिष्क है सेरिब्रम, यानी कि परमस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सर्वप्रथम तो आपको ये याद रखना है कि अग्रमस्तिष्क के निम्न में से कौन कौन से मुख्य भाग है? सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम यानी कि जिसको परमस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग जो है, यहाँ से याद रखना, अग्र मस्तिष्क का निम्न में से सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम है, ये परमस्तिष्क है। एक गहरी लंबवत विदर परमस्तिष्क को 2 भागों बाएं व दाएं
प्रमस्तिक गोलार्धों में व्यक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कैलोमस से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो प्रमस्तिक जो दो भागों में डिवाइडेशन होते हैं, ये किस पट्टी से जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोमस जो पट्टी होती है बीच के अंदर, जैसे अपन डायग्राम में देखा था। देखो यहाँ से ये हो गया कॉर्पस कैलोमस है। ठीक है, इससे जुड़ी होती है ये कॉर्पस कैलोमस। ये दो भाग हो गए अगर मस्तिष्क के। प्रमस्तिक गोलार्ध दो भागों में डिवाइडेशन है। इससे जो बीच में जुड़ो होता है कॉर्पस कैलोमस होता है। कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस कैलोमस, इससे अलग डिवाइडेशन होता है। अब देखिए इसमें तो परमस्तिक है गोलार्धों की कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, जिसे परमस्तिक वलकुट कहते हैं। तो यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। परमस्तिक जो वलकुट होती है, इसके दूसरे रंग के कारण दूसरे द्रव्य कहते हैं, और तंत्रिका कोशिका का सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। इनके रंग प्रदान का कार्य जो करती है, यहाँ से याद रखना है, इसमें परमस्तिक गोलार्धों को कोशिकाओं जो बनी होती है, यहाँ से वलकुट जो होती है, इसके क्या करती है? रंग प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ पर केवल प्रमस्तिक की जो विशेषताएं हैं उनको बारे में चर्चा की गई है। जैसे प्रमस्तिक वलकुट में प्रेरक क्षेत्र है, स्वेदी भाग है और बड़े भाग होते हैं। प्रमस्तिक की वलकुट में प्रेरक क्षेत्र होते हैं, स्वेदी जो भाग होते हैं किसमें होते हैं? प्रमस्तिक के भाग में होते हैं। और बड़े भाग जो होते हैं, जो स्पष्ट या न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं, नहीं स्वेदी है, ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। जटिल क्रियाओं जैसे अंतर स्वेदी है, सहभागिता है, स्मरण है, संपर्क सूत्र है आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्मरण शक्ति के लिए कौन होता है? प्रमस्तिक जो भाग होता है। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छादन से आवृत रहते हैं, जो कि प्रमस्तिक गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप में प्रदान करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर इस प्रमस्तिक की विशेषताओं के बारे में बता रखा है, कोई यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बन रहा है। समण केंद्र वगैरह याद रख सकते हो। समण का केंद्र जो प्रमस्तिक भाग है, ये थोड़ा आप याद रख सकते हो। यहाँ से देखो, स्वेद द्रव्य कहती है प्रमस्तिक थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि स्वेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। याद रखना, तो प्रमस्तिक है, ठीक है, थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर, इससे थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा रहता है। ये थैलेमस का इसका कार्य क्या है? स्वेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि अग्रमस्तिका या मस्तिष्क के स्वेदी और प्रेरक संकेतों का जो प्रमुख स्थल कौन सा होता है? थैलेमस नामक संरचना है, थैलेमस जो होता है। ठीक है, थैलेमस होता है, और थैलेमस के चारों ओर प्रमस्तिष्क लिपटा रहता है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। यहां से मोस्टली प्रश्न बनता है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? याद रखना, मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगर मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है उसके द्वारा होता है खाने पीने का नियंत्रण, यानी कि भूख और प्यास का नियंत्रण किसके द्वारा होगा? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसमें कई तंत्रिकाएं, स्रावी कोशिकाएं भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रवण करती है, और प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिससे क्या कहते हैं? लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ये हाइपोथैलेमिक के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार है, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति है, जैसे तेजने है, खुशी है, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण किया जाता है। इसका नियंत्रण किसके साथ के द्वारा होता है? याद रखना, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके साथ मिलकर करेगा? लिम्बिक लोब के साथ मिलकर करेगा। ठीक है, लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति है, उत्तेजना और खुशी, गुस्सा और भय का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक तंत्र के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इसमें याद रखना, शरीर के तापमान, खाने का नियंत्रण के अंदर हाइपोथैलेमस है। स्वेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल थैलेमस है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आपके मोस्टली बन सकते हैं। देखिए इसमें मध्य मस्तिष्क देखो, मध्य मस्तिष्क जो है अगर मस्तिष्क के थैलेमस भाग है या हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है, और एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग
4 लोबनुमा आभारों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, पोरपुरा क्वाड्री जेमिना। तो याद रखना, पोरपुरा क्वाड्री जेमिना जो भाग है इसका है मध्य मस्तिष्क भाग है। इस डायग्राम में आप देखोगे इस प्रकार ये जुड़ा होता है। देखो ये है मध्य मस्तिष्क है, ये अपना क्या है, मध्य मस्तिष्क है। ये यहाँ से प्रमस्तिष्क तरनलिका गुजर रही है के बीच से, ठीक है। ये इसका पौंड क्षेत्र हो गया, पौंड क्षेत्र, और ये हो गया हाइपोथैलेमस क्षेत्र हो गया। हाइपोथैलेमस क्षेत्र और पौंड क्षेत्र है। हाइपोथैलेमस अग्रमस्तिष्क का भाग है और पौंड से पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसके भाग के बीच में स्थित होती है और यहाँ से ये एक नलिका गुजर रही है, परमस्तिष्क तर नलिका, ठीक है। ये इसका भाग हो गया। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ से केवल आप ये याद रखना, कार्पोरा कोन्ड्री जेमिना है तो किसका भाग है, ये जो भाग है मध्य मस्तिष्क का भाग है। याद, मध्य मस्तिष्क का भाग है, लोबनुमा आभारों का बना होता है, ठीक है। 4 लोबनुमा आभारों का बना होता है कोर्पोरा क्वाड्री जेमिना जो मध्य मस्तिष्क का भाग है। अब देखिए पश्च मस्तिष्क, देखो पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क पोंस अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। पोंस रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं और अनुमस्तिष्क की तरह इस तरह विलगित होती है, जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुज्जु से जुड़ा होते हैं। तो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करने का कौन कार्य करती है, तो याद रखना अनुमस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क है और मस्तिष्क का मध्यांश जो है यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा, ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। याद रखना मेरुरज्जु है रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ से डायग्राम में भी स्पष्ट रूप से बता रखा है। देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु है, ये से, ठीक है। इससे जो पश्च मस्तिष्क जो भाग है यहाँ से ये जुड़ा होता है, ठीक है। इस भाग से ये जुड़ा होगा। मध्यांश में श्वसन है, हृदय परिसंचारी है, परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। तो मध्यांश यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा याद रखना। यहाँ से 2 प्रश्न मोस्टली बन सकते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा है मेरुरज्जु से जुड़ा होता है या स्पाइनल कॉर्ड से पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो याद रखना मध्यांश या मेडुला ओब्लांगेटा जुड़ा होता है। और श्वसन है, श्वसन केंद्र है, हृदय परिसंचारी परिवर्तन केंद्र है और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र कौन कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये हो गए मध्यांश में मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होते हैं, याद रखना मेडुला ओब्लांगेटा में। मध्य मस्तिष्क पोंस और मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र है और मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच क्या करते हैं, ये संयोजन स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो ये अपना चैप्टर था नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें को आपने पढ़ा, इसमें मोस्टली जो प्रश्न बन रही है मैक्सिमम 15 से 20% जो मैंने बताए हैं वो ही बन रही है, ठीक है। इसमें याद रखना मध्यांश में श्वसन और हृदय परिसंचारी है, परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान कौन करता है, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। अनुमस्तिष्क जो करता है। मेरुरज्जु से कौन सा भाग जुड़ा होता है, मध्यांश यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा जुड़ा होता है। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कौन से भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा लैंगिक व्यवहार है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर कौन करता है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र मिलकर कार्य करेगा। शरीर के तापमान का और खाने पीने का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। ये मोस्टली जो प्रश्न आपके बनते हैं। और इसके अलावा संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल कौन सा होता है, थैलेमस भाग होता है, थैलेमस भाग होता है जो कि अग्रमस्तिष्क का भाग है, एक ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये इसके भाग थोड़े याद कर लेना। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग है, अग्रमस्तिष्क के कौन कौन से भाग है, ठीक है। कॉर्पस कैलोमस का कार्य क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होता है, मध्यांश या मेडुला ओब्लांगेटा जुड़ा होता है। ये मोस्टली प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा। तो इसके अलावा भी अपने 10th क्लास में भी ये तंत्रिका तंत्र वाला कुछ और भी शानदार तरीके से दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम दे रखा है और वहाँ से भी अपने आने वाले टाइम में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।